हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6.19 जो आपकी टेक्स्ट बुक में है, पेज नंबर 137। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखिए। ये क्वेश्चन है आपके पास 6.19, क्वेश्चन नंबर 6.19। A trolley of mass 300 kg carrying a sandbag of 25 kg moving uniformly with the speed of 27 km per hour on a frictionless track. After a while, sand starts leaking out of the hole on the floor of the trolley at the rate of 0.05 kg per second. What is the speed of the trolley after the entire sandbag is empty? बहुत सिंपल है बेटा। देखिए यहाँ पर ये वाली आपके पास एक ट्रॉली है, ये ट्रॉली चल रही है किसी स्पीड से, वो हम बाद में लिखेंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके पास एक सैंड बैग है ना, ये वाली सैंड बैग है। यहाँ से लीकिंग स्टार्ट होता है, यहाँ से लीकिंग स्टार्ट होके यहाँ से जो है लीकिंग स्टार्ट होके ये वाली पूरी सैंड इस ट्रॉली में गिरती है। तो इसकी स्पीड में क्या फर्क पड़ेगा, इसकी स्पीड में क्या फर्क पड़ेगा? तो हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा, क्योंकि ये प्रोसेस जो हो रही है ये सिस्टम के अंदर ही हो रही है। हमारे लिए ये पूरी ट्रॉली एक सिस्टम, और सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। नो एक्सटर्नल फोर्स इज देयर ऑन द सिस्टम। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन नहीं है तो स्पीड में न तो इंक्रीमेंट होगा न तो डिक्रीमेंट होगा, है ना। तो स्पीड तो वैसे की वैसे ही रहेगी, भले ये पूरी सैंड बैग यहाँ पर एम्प्टी हो जाएगी, लेकिन ये सिस्टम के ऊपर ये कभी भी जो है कोई फोर्स नहीं लगेगा। ये सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। इस वजह से ये अगर आप देखोगे तो इस पूरी के पूरी जो सिस्टम है वो पूरी के पूरी सिस्टम जो है उतनी ही स्पीड से चलती रहेगी। सो व्हाट विल हैपन टू द स्पीड? सो देयर वोंट बी एनी इंक्रीमेंट और एनी डिक्रीमेंट इन द स्पीड, है ना। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रॉली आफ्टर द एंटायर बैग इज एम्प्टी? तो द स्पीड विल रिमेन द सेम, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6.20 को देखिए। 6.20 में A body of mass 0.5 किलोग्राम, ये वाला मास जो है आपके पास 0.5 किलोग्राम, ये वाला आपके पास है। देखिए यहाँ पर a body of mass 0.5 किलोग्राम travels on a street with velocity। वेलोसिटी आपको दी हुई है a times x raised to 3/2। तो ये वाला आपको वेलोसिटी आपको दी गई है a times x raised to 5/2, where a is 5, है ना। What is the work done by the net force? What is the work done by the net force during its displacement from 0 to 2? तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर तो A आपको दिया हुआ है 5 मीटर रेज़ टू -1/2 सेकंड रेज़ टू -1। ये आपके पास ये A का वैल्यू है। अब इसके जो डायमेंशन है वो ऐसे है कि ताकि ये वेलोसिटी आपको मीटर पर सेकंड में, इससे जो है आपको घबराना नहीं है ना। तो आपको जो है इससे बिल्कुल भी नहीं घबराना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये वाला क्या होगा, ये एक्सेलरेशन नहीं होता, इतना याद रखना है। दिस इज नॉट एक्सेलरेशन, ये वाला ए है। तो एक्चुअली v आपको क्या दिया हुआ है, तो v इज इक्वल टू 5, ए की जगह पे 5x रेज़ टू 3/2, ये आपको वेलोसिटी दिया हुआ है ना। ये वाला अगर वेलोसिटी दिया हुआ है तो व्हाट विल बी द वर्क डन? अब देखिए यहाँ पर व्हाट विल बी द वर्क डन फ्रॉम x इज इक्वल टू 2 टू x इज इक्वल टू 0 टू 2, है ना। अ बॉडी ऑफ मास 0.5 किलोग्राम ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी, है ना। तो अब वर्क डन जो है हमको कैसे ढूंढना पड़ेगा? अब देखिए यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 से x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी चेंज होगी, मतलब x we can say dw will be equal to we can say f into we can say dx, है ना। या तो w is equal to integration from 0 to 2, क्योंकि x का वैल्यू चेंज हो रहा है
x का वैल्यू कहां से कहां चेंज हो रहा है, x का वैल्यू 0 से 2 में चेंज हो रहा है, तो w इज इक्वल टू 0 to 2 ऑफ dw। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर आ जाएगा 0 to 2 और f की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे f into we can say dx, है ना, dw की जगह पे, और f की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो f की जगह पे m into a लिखेंगे, पक्का, f की जगह पे m into एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन है ना, चलिए इसको एडस करें, है ना, ये a है ना, ये एक्सेलरेशन नहीं है, ये हमने f is equal to m एडस, पर एडस इज एक्सेलरेशन into we can say dx, so w will be equal to 0 to 2। अब ये m और एक्सेलरेशन की जगह पे क्या मैं dv by dt नहीं लिखूंगा, बिल्कुल लिखूंगा, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपके पास dx, so w is equal to 0 to 2 of m, और यहाँ पर dx by dt, ये देखिए ये dx by dt ये क्या हो गया v with respect to we can say dv, so w is equal to m, और ये इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 of v with respect to dv, है ना, तो ये v with respect to dv हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग चाहेंगे यहाँ पर w is equal to m, और इसका इंटीग्रेशन होगा v square by 2, है ना, 0 to लेके यहाँ पर आपके पास जो है 2, है ना, तो ये वाला हमारे पास हो जाएगा, ये w is equal to 1/2 mv square। लेकिन यहाँ पर आपको एक अच्छी तरीके से एक चीज मालूम होनी चाहिए कि हमको v गिवन नहीं है, we are not given the value of v, but we are given v in terms of x and x only। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो w will be equal to m/2, और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा v square from 0 to 2, है ना, तो w will be equal to m/2। अब यहाँ पर जहां पर मुझे v दिखाई देगा वहां पर मैं क्या रख दूंगा, ये वाला 5x raised to 3, तो अब मैं यहाँ पर रख दूंगा 5x raised to 3/2 का पावर 2 0 to 2, है ना, तो ये वाला क्या हो रहा है, तो ये वाला आपके पास मिलेगा w is equal to m/2, और यहाँ पर ये 5 को भी बाहर निकालोगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, देखिए x raised to 3/2 है ना, तो ये 2 कट जाएगा, तो x raised to 3 from 0 to 2, so w will be equal to 5, m का वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.5, what is the value of m given, it is 0.5 by 2, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 8 minus 0, so w will be equal to ये वाला 2.5 by 2, और यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा 8, so w will be equal to, अगर ये डिवाइड करोगे तो ये वाला आपके पास आ जाएगा 10 जूल, so what will be the work done, it will be equal to we can say 10 joule। How did we solve this example, the information given to us was m.5 v आपको दिया हुआ था in the form of ax raised to 3/2, अब ये वेलोसिटी अगर a का वैल्यू हमने यहाँ पर रख दिया 5, तो ये वाला हो जाएगा dw is equal to f into dx, है ना, तो ये टोटल वर्क डन कैन बी फाउंड आउट ओनली बाय द इंटीग्रेशन, तो अगर इंटीग्रेशन अगर आप लोग निकालोगे यहाँ पर तो m 0 to 2 of v with respect to dv, तो m/2 of v square from 0 to 2, तो ये वाला आपके पास हो जाएगा 5m/2, और यहाँ पर 8 minus 0, तो ये वाला कितना हो जाएगा w is equal to we can say 10 जूल, ओके बेटा, तो ये वाला आप इसको वीडियो को पोस्ट कर लीजिए, और वीडियो को पोस्ट करने के बाद इसकी नोट बनाइए, देखिए उसके बाद हम लोग 6.21 पर जाएंगे, तो हम लोगों को 6.21 ये क्या कह रहा है, तो द ब्लेड्स ऑफ द विंड विल स्वीप आउट ऑफ अ सर्कल ऑफ एरिया ए, ओके, मतलब एक विंड मिल है एंड इट स्वीप्स आउट द सर्कुलर एरिया, ये पूरा सर्कुलर एरिया, ये पूरा एरिया वो स्वीप आउट करता है। If the wind flows at velocity v perpendicular to the circle, अगर wind इस डायरेक्शन में जा रही है, ऐसे जा रही है, अगर ये wind ऐसे जा रही है, what is the mass of the air passing through it in time t, तो उसका मास क्या होगा, what is the kinetic energy of air, okay, assume that windmill converts 25% of wind's energy into electrical energy, only 25%,
and if A is equal to 30 meter square, velocity 36 km per hour and density of air is 1/2 kg per meter cube, what is the electrical power produced? बहुत सिंपल बेटा, देखिए यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास ये विंड मिल है ना, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ यहाँ पर, ये वाली आपके पास विंड मिल है, चलिए ये विंड मिल, जनरली 3 ब्लेड्स ही होती है विंड मिल, तो ये पूरा एरिया को स्वीप आउट करती है। अगर इसमें से फॉर एग्जाम्पल m जितना मास ऑफ एयर अगर इसमें से पास होता है, तो फिर if m is the mass passing through the windmill, है ना, तो m can be written here as rho into v, मतलब डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एयर, और वॉल्यूम में क्या हो जाएगा a इनटू l, क्या हो जाएगा आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ, है ना। तो यहाँ पर अगर l की जगह पे देखिए व्हाट इज दिस l, l इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर ऑफ द विंडमिल। देखिए मैं आप पूरा इमेजिन कीजिए, यहाँ पर इस डायरेक्शन में ऐसे विंडमिल घूम रही है, अब उसमें से इतना सिलेंडर पास हो गया जिसकी लेंथ हमारे पास l थी, तो ये m इज इक्वल टू रो इंटू a इंटू l, l की जगह पे क्या हमने v इंटू t नहीं लिखूंगा, where v is nothing but v is speed of wind, है ना, तो ये वाला क्या हो गया स्पीड ऑफ विंड, and t is the time period, so t is the time period, ये वाला हमारे पास उसका मास होगा। कोई बोलेगा ये कहाँ से लाए v इंटू t, तो v is equal to the length of the cylinder of air divided by time taken, तो ये वाला आपके पास हो जाएगा v is equal to rho a into v। अब ये वाला हो गया हमारे पास, so v is equal to आपके पास क्या हो जाएगा rho a vt, है ना, तो ये v is equal to rho a vt। अब ये v जो है ये वेलोसिटी और यहाँ पर m आ जाएगा, सॉरी है ना, यहाँ पर m आ जाएगा, तो m is equal to rho a vt, कितना मास पास होगा उतना मास पास होगा। व्हाट इज दिस m, इफ m इज द मास पासिंग थ्रू द विंडमिल, तो m इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये भी क्या है का वॉल्यूम है, ये कैपिटल v जो है ना वो वॉल्यूम है, और ये a एरिया इनटू लेंथ, तो रो a इनटू vt, ये इतना एरिया जो है यहाँ पर पास हो जाएगा, मतलब ये वाला इतना जो है मास ऑफ द एयर विल पास थ्रू इट, है ना। What is the kinetic energy of the air? देखिए पहला वाला क्वेश्चन हम लोगों ने उसका आंसर कर दिया, What is the kinetic energy of the air? So kinetic energy हम कितना लिखेंगे, तो kinetic energy is equal to 1/2 mv²। अब ये kinetic energy क्या होगा, तो kinetic energy is equal to 1/2 m की जगह पे क्या होगा rho a vt, और यहाँ पर आपके पास v²। So kinetic energy can be written here as 1/2 rho a into v cube t, है ना, तो काइनेटिक एनर्जी हमको कितनी मिल गई बेटा 1/2 रो a into v cube into t, ये वाली हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हमको मिल गई, ठीक है ना। assume that windmill converts 25% of the wind energy into electrical energy, तो अगर a हमारे पास 30 हुआ, v 36 किलोमीटर एंड डेंसिटी, तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस। देखिए नाउ हमको a दिया हुआ है, अभी नए क्वेश्चन में a जो है हमको दिया हुआ है 30, है ना, तो ये वाला a इज इक्वल टू 30 मीटर स्क्वायर। अब वेलोसिटी कितनी दी हुई है 36, ये नहीं चलेगा, तो इसको 5/18 में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो ये वाला हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड इज द वेलोसिटी ऑफ द विंड या एयर। फिर उसके बाद जो है डेंसिटी ऑफ एयर, तो डेंसिटी इज इक्वल टू 1/1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, है ना। ये अगर इतना दिया हुआ है तो उन लोगों ने क्या पूछा है कि हमको कितना पावर मिलेगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू, ये इसकी नोट बनाइए पहले, फिर आगे मैं बढ़ता हूँ। इसकी नोट बना लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, इसकी नोट बना लीजिए। अब देखिए अगर आगे मैं बढ़ता हूँ उसके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थियरम, टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
सो हमको वर्क डन कितना मिलेगा, वर्क डन विल बी इक्वल टू 1/2 रो ए वी क्यूब इनटू टी, इतना वर्क डन मिलेगा। अगर ये टी को हम लोग इधर लेके आते हैं तो W/T इज इक्वल टू 1/2 रो ए इनटू वी क्यूब होगा ना बेटा यहाँ पर। तो वर्क डन बाय टाइम लेकर ये क्या हो गया, पावर हो गया। तो पावर हम लोग काइनेटिक एनर्जी जो है ये पूरी के पूरी जो है कन्वर्ट होगी पावर में, नहीं पूरी के पूरी नहीं, मतलब ये यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ या अकॉर्डिंग टू दिस कंक्लूजन ये वाला पावर हमको कितना मिलना चाहिए, 1/2 रो, रो की जगह पे हम लोग 1.2 लिखेंगे, एरिया की जगह पे हम लोग 30 लिखेंगे और ये वाला हो जाएगा हमारे पास 10⁻³ है ना। तो ये वाला कितना हो गया हमारे पास, तो पावर जो है हमको मिलेगा, तो यहाँ पर 1/2 इंटू वी कैन से 12/10 और ये 3/3 इंटू वी कैन से 1000। अब ये आपको कैलकुलेट कर लेना, चलिए मैं ही कैलकुलेट कर देता हूँ क्योंकि इजीली। ये वाला 0 0 कैंसिल हो गया, ये वाला 6 हो गया, अब 6 3 आपके पास कितना हो गया 18 है ना, ये वाला कितना हो गया 18, 1 2 और 3, तो ये वाला हो गया हमारे पास 18,000 वाट। जितना पावर कौन दे रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एयर, लेकिन उसमें से कन्वर्ट कितना हो रहा है, सिर्फ 25%। कितना कन्वर्ट हो रहा है बेटा, सिर्फ 25%। सो इलेक्ट्रिकल पावर ऑब्टेन, ये इलेक्ट्रिकल पावर ऑब्टेन कितना होगा, PE is equal to 25% ऑफ P। देखिए हमको पावर कितना मिल रहा है एयर की काइनेटिक एनर्जी से 18,000 वाट, लेकिन 25% ही कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल पावर में, तो 25/100 और ये वाला हो गया 18,000 है ना। तो अब हम लोग यहाँ पर अगर ये सिंपल डिवीजन कर ले तो ये वाला हो जाएगा आपके पास 4 और ये वाला हो जाएगा आपके पास 45, ये 180 और ये 2 0, तो ये PE will be equal to we can say kinetic power, electrical power obtained is equal to 4,500 watt। लेकिन अगर हम इसको किलोवाट में कन्वर्ट करें ना तो we can say 4.5 किलोवाट जितना हमको पावर इलेक्ट्रिकल पावर मिलेगा। वो पावर एनर्जी जो विंड जो दे रही है वो 18 किलोवाट है, लेकिन हमको इलेक्ट्रिकल पावर कितना मिल रहा है, सिर्फ 4.5। तो बाकी का कहाँ गया, तो बाकी का जो पावर है वो डिसिपेट हो गया हीट में, है ना, वो पावर जो है डिसिपेट हो गया हीट में। ठीक है बेटा, तो आप एक काम कीजिए, इतना वीडियो को पोस्ट कर लीजिए, वीडियो को पोस्ट करके इतनी नोट बनाइए, फिर उसके बाद इतनी नोट बनाइए, चलिए ठीक है। अब उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपको मिलेगा वो ये मिलेगा 6.22। ये क्वेश्चन मुझ पर है ना। अ पर्सन ट्राइंग टू लूज वेट lifts 10 kilogram mass 1000 times to a height of 0.5 meter each. Assume that the potential energy lost in each time she lowers the mass is dissipated. How much work does she do against the gravitational force? Fate supplies 3.8 into 10⁷ joule of energy per kilogram, which is converted into mechanical energy with 20% efficiency rate. How much fat will diameter use up? अरे बाप रे, चलिए अब देखिए यहाँ पर मास को कितना लिफ्ट कर रही है 10 किलोग्राम और कितनी हाइट पे लिफ्ट कर रही है 0.5 मीटर की हाइट पे लिफ्ट कर रही है, तो कितना वर्क डन होगा। सो वर्क डन विल बी इक्वल टू वी कैन से mgh। वो यहाँ से 0.5 मीटर की हाइट पे वो मास को उठाएगी, तो इतना वर्क डन उसको करना पड़ेगा ना यहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करने के लिए। तो वर्क डन हमारे पास कितना होगा, तो 10 किलोग्राम, ये भी 10 और ये 1/2, h की जगह पर मैंने 1/2 रख दिया है ना बेटा, ताकि मुझे आसानी हो जाए। तो ये वाला कितना हो गया हमारे पास, ये वाला हो गया आपके पास 50।
ये 100 डिवाइडेड बाय 2, तो ये वाला 50 जूल हो गया। 50 जूल वो एक बार में, ऐसा कितनी बार कर रही है वो, ऐसा वो कर रही है 1000 टाइम्स। कितना कर रही है, 1000 टाइम्स, है ना, यहाँ पर 1000 टाइम्स। तो यहाँ पर टोटल वर्क डन बाय हर, टोटल वर्क डन बाय हर, W डैश इज इक्वल टू 1000 W, तो ये वाला 1000 और यहाँ पर 50। चलिए, तो ये वाला कितना हो गया, 50,000 जूल। 50,000 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय हर। वो एक्सरसाइज में 50,000 जूल जितना वर्क करती है। अब उसको कितना वेट उसका लूज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एफिशिएंसी क्या है, 20%। मैकेनिकल एनर्जी विद 20% एफिशिएंसी रेट। क्वेश्चन को पढ़िए वापस, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ मच वर्क डज शी डू अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये आ गया। फॉर सम फेड सप्लाइज 3.8 into 10⁷ जूल ऑफ एनर्जी पर किलोग्राम विच कन्वर्टेड into मैकेनिकल एनर्जी विद 20% एफिशिएंसी रेट। तो देखिए अगर यहाँ पर 3.8 into 10⁷ जूल जितना हमको वर्क मिले तो उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी। या तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे कि अगर मुझे एफिशिएंसी 100% मिल रही है तो उसके अंदर वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू 3.8 into 10⁷ जूल पर किलोग्राम, है ना। तो मुझे 20% एफिशिएंसी, तो वर्क डन कितना होगा, तो 3.8 into 10⁷ मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय 100, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय 100, तो ये वाला आपके पास हो गया 5, है ना। अब यहाँ पर 5 से डिवाइड करोगे आप इसको, तो ये वाला हो जाएगा आपके पास, देखिए ना ये वाला कितना हो गया, तो 38 है ना, तो 7 5 35, तो 0.7। चले ना काम करते, इसको हम लोग लिखते हैं 38 into 10⁶ डिवाइडेड बाय 5, है ना। अब आप देखिए 5 7 35 और 6, तो ये वाला 7.6 into 10⁶ जूल। इतना जो है हमको मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी पर बर्निंग ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ फेट। देखिए 1 किलोग्राम फेट बर्न होगा ना, तो आपको जो है इतनी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी कब, जब एफिशिएंसी हमारी बॉडी की 100% होगी तो। लेकिन हमारी बॉडी आपकी एफिशिएंसी तो सिर्फ 20% है, तो मतलब 1 किलोग्राम में से हमको इतनी जूल एनर्जी मिलेगी, है ना। 1 किलोग्राम में से इतनी जूल एनर्जी मिलेगी, बाकी की सारी जो है हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब वो बंदी जो है कितनी एनर्जी यूज करती है, 50,000, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 7.6 into 10⁶ जूल। अगर उसने इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया तो 1 किलोग्राम उसका कम हो गया, वेट कम हो गया, उसकी वेट कम हुई, है ना, 1 किलोग्राम। लेकिन यहाँ पर तो आपके पास 50,000 है, तो उसमें से कितना वेट कम हुआ। तो अब आप लोग यहाँ पर देखोगे इसको, तो ये 1 into 5 into 10⁴ कितना होगा, 1 into 5 into 10⁴, और यहाँ पर 7.6 into 10⁶ हो गया। तो ये वाला हो गया 50 into 10⁻³ है ना, ये 50 into 10⁻³ हुआ। चलिए काम करते हैं इसको, यहाँ पर ये वाला हम लोग लिखते हैं 50 into 10⁻⁴ - 6, है ना, ये 4 - 6, और यहाँ पर हम लोग 76 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 76 होगा नहीं, 7.6 की जगह पे यहाँ पर 76 लिख दिया। तो अब क्या होगा, तो ये वाला हो गया, चलिए 500 डिवाइडेड बाय 76 into 10⁻² किलोग्राम, है ना, ये वाला हो गया 10⁻² किलोग्राम। अब इससे डिवाइड करो कितना आ रहा है, तो ये वाला 7 7 76 को 500 से डिवाइड करो तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा, चलिए ना, ये वाला जो भी आए आप उसको कैलकुलेट कर लेना। तो ये वाला जो भी आए into 10⁻² किलोग्राम, इट इज into 10⁻² किलोग्राम। इतना वेट यूज किया जो ग्राम्स में है ना। जो देखिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको ग्राम में आ जाएगा, मतलब 1000 टाइम्स उसने ऐसे ऐसे किया। तो इट इज़ वेरी
इजी टू गेन वेट, है ना। वजन बढ़ाना बहुत आसान है लेकिन कम करना बहुत मुश्किल है। वजन बढ़ाना है तो आप जो है अच्छी तरीके से खाइए तो आपका वजन बढ़ेगा, लेकिन अगर वजन लूज करना है, उसको वेट को कम करना है, वेरी डिफिकल्ट। मैंने बहुत बार ट्राई किया, वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट, है ना। तो ये वाला उसका इतना जो है वेट लूज होगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए 6.22। अब देखिए यहाँ पर वापस मैं इसको समझा देता हूँ कि यहाँ पर 10 किलोग्राम का वेट है और ये 0.5 मीटर की हाइट पे वो ऊपर की तरफ ले जाती है। तो ये m जो है ना, ये वाला आपके पास 1/2 मीटर हो जाएगा, ये 0.5। अब वर्क डन इन लिफ्टिंग अ वेट ऑफ 10 किलोग्राम टू द हाइट ऑफ हाफ मीटर। तो इसमें वर्क डन हमारे पास 50 जूल होगा। तो टोटल वो 1000 टाइम करती है, तो इतना वर्क उसने किया, मैकेनिकल एनर्जी इतनी जो है उसने अपनी बॉडी की यूज की। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए 1 किलोग्राम अगर वेट लूज करे ना तो इतनी एनर्जी जाती है 3.8 × 10⁷, है ना। तो अगर हमारी बॉडी की एफिशिएंसी 20% है तो 20% में 1 किलोग्राम बर्निंग फेट होगा ना, तो हमको इतनी एनर्जी मिलेगी, इतनी एनर्जी जो है हमको मिलेगी। अब इतनी एनर्जी से 1 किलोग्राम यूज होगा तो हम तो इतनी एनर्जी यूज करें तो उससे कितने किलोग्राम यूज होगा, वेरी वेरी बहुत कम, ठीक है बेटा। तो आप इसको जो है ये 6.22 को लिखिए, फिर 6.23, इसको वीडियो को पोस्ट कर लीजिए, 6.23 पर जाएंगे, 6.23 पर जाएंगे हम लोग। अब ये वाला क्वेश्चन जो है इसके अंदर ये है, अ फैमिली यूजेस 8 किलोवाट पावर, डायरेक्ट सोलर इज energy is incident on a horizontal surface on an average rate of 200 watt per square meter. If 20% of this energy can be converted into useful electrical energy, how large is an area needed to supply 8 kilowatt? बहुत सिंपल दिखेगा, सिर्फ 20% इसको कन्वर्ट हो रहा है। मतलब अगर देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन आपको समझ में आया। देखिए अ फैमिली यूजेस, उसको कितना चाहिए, 8 किलोवाट जितना पावर चाहिए पूरी फैमिली को, है ना। और उसके रूफ पर सोलर एनर्जी जब गिरती है तो वो कितने रेट से गिरती है, 200 वाट पर स्क्वायर मीटर, मतलब 1 स्क्वायर मीटर में 200 वाट गिरती है। और उसमें से भी सिर्फ 20% ही कन्वर्ट हो सकता है यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए। देखिए तो हम लोग 20% ऑफ 200 वाट का गिन लेंगे, तो 20 डिवाइडेड बाय, अगर आपको वो टर्म रखना है ना कि 100 पे 200 तो 20 पे कितना, तो ये भी चलेगा। या तो डायरेक्ट ऐसे गिनो कि अगर आप ऐसे गिनना चाहो कि अगर 100% एफिशिएंसी हो तो हमको 200 वाट मिलेगा, तो 20% एफिशिएंसी तो कितना मिलेगा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय 100 वो यही आ रहा है ना। तो ये वाला हो जाएगा आपके पास 40 वाट। कितना हो जाएगा बेटा, सॉरी 20% ऑफ 200 वाट्स, वही बोलो 200। तो ये वाला आपके पास कितना हो जाएगा, 40 वाट आपको पर स्क्वायर मीटर चाहिए। तो अगर आप देखोगे कि आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी 40 वाट चाहिए तो आपको एरिया 1 स्क्वायर मीटर चाहिए, आपको एरिया 1 स्क्वायर मीटर चाहिए। लेकिन आपको तो 8 किलो मतलब 8000 वाट चाहिए, तो आपको एरिया कितना चाहिए। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 8000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 40, तो ये वाला कैंसिल हो गया, ये वाला हो गया हमारे पास 2000 स्क्वायर मीटर, है ना। इतना रूफ एरिया होगा ना तभी आप इतनी एनर्जी को जनरेट कर सकोगे। आपको पता है ये कितना होता है, आपको जनरली ये हमारे घर में जो लार्ज साइज के हाउसेस होते हैं ना उसका एरिया इतना होता है। मैं आपको स्क्वायर फुट में बता दूं तो 200 ये आपको इंटू 10.76 अगर आप करोगे ना तो इट इज इक्वल टू वी कैन से 2000 अप्रोक्सीमेटली, या तो 2100 स्क्वायर मीटर, 2100 स्क्वायर फीट इतना एरिया जो है आपको चाहिए, क्योंकि 1 स्क्वायर मीटर में होता है 10.76 स्क्वायर फुट।
तो ये 2100 स्क्वायर फुट का आपको एरिया चाहिए, जिस पर आप सोलर पैनल लगाओगे तो आपको इतना पावर देगा। मतलब लार्ज साइज जो है हमारे मकान जो होते हैं। तो कंपेयर दिस एरिया टू दैट ऑफ द रूफ ऑफ टिपिकल हाउस। अपना जो घर होता है, छोटा सा घर जो होता है, वो नियरली 1000 स्क्वायर फुट का होता है ना। अभी हमारा जो हम जो घर में रह रहे हैं ना बेटा, वो सारे घर जो है हमारे पास 1000 स्क्वायर फुट के होंगे, लेकिन हमको एरिया कितना चाहिए? 2100 स्क्वायर फुट। तो बहुत सिंपल है, क्वेश्चन आप पढ़िएगा, एक बार वीडियो को पोस्ट करके क्वेश्चन पढ़िएगा। तो 20% ऑफ 200 वॉट, तो 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 200, तो ये वाला 40 वॉट हो गया। 40 वेट पे 1 स्क्वायर मीटर, तो 800 पे कितना होगा? तो ये वाला आपके पास 2100 स्क्वायर फुट का एरिया हमारे पास उसको चाहिए, वो सोलर पैनल को, ताकि ये इतनी एनर्जी को ले सकते हैं। अब देखिए बेटा, हमारे पास एडिशनल एक्सरसाइज आ गई। कौन सी आ गई? एडिशनल एक्सरसाइज। देखिए 6.24, अ बुलेट ऑफ मास 0.012 किलोग्राम एंड हॉरिजॉन्टल स्पीड 70 मीटर पर सेकंड स्ट्राइक्स अ ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ मास 0.4 किलोग्राम एंड इंस्टेंटली कम्स टू रेस्ट विद द स्पीड ऑफ द ब्लॉक, है ना। द ब्लॉक इज सस्पेंडेड फ्रॉम द स्लिंग बाय मीन्स ऑफ थिन वायर्स। Calculate the height to which the block rises, as also estimate the amount of heat produced in the block, है ना बेटा। तो क्वेश्चन को पढ़िए एक बार अच्छी तरीके से, इस क्वेश्चन को पढ़िए। अब देखिए बेटा, हमारे पास एडिशनल एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। उसके अंदर ये है कि आपके पास एक बुलेट है। So suppose this is the bullet and the mass of the bullet is given here is 0.012 gram, 0.012 किलोग्राम, और ये बुलेट जो है इस ब्लॉक में लगती है, इस ब्लॉक में ये बुलेट लगती है, और ये बुलेट जो है इसकी स्पीड भी दी हुई है u1, है ना। इसकी स्पीड दी हुई u1 70 मीटर पर सेकंड। अब ये ब्लॉक में जाके लगती है। ये ब्लॉक का मास जो है ना, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट नंबर 1 हुआ, ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 हुआ। सो m2 ये वाला हमारे पास हो गया 0.4 किलोग्राम, और ये इसको लटकाया गया है किसी वायर से, है ना, किसी वायर से इसको लटकाया गया है। अब इफ 20% ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी कैन बी 4 किलोग्राम कम्स टू द ब्लॉक इज सस्पेंडेड बाय थिन वायर्स। कैलकुलेट द हाइट टू विच द ब्लॉक राइजेस। ये ब्लॉक कितनी हाइट पे राइज करेगा, मतलब ये वाला ब्लॉक कितनी हाइट पे ये राइज करेगा, उस हाइट को हम लोगों को पहले तो हमको ढूंढना है। ऑल्सो एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द ब्लॉक। अब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी ना, ये ब्लॉक, ये इनिशियल स्टेशनरी है ना। अब ये क्या हो जाएगा, ये ब्लॉक के अंदर ये बुलेट, इस ब्लॉक के अंदर ये बुलेट चली जाएगी। तो अब ये क्या हो जाएगा, तो ये वाला आपके पास एक बुलेट ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला एक बुलेट आपके पास ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अंदर ले गए, तो ये वाला भी अंदर हो गया। अब इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सपोज अब ये बुलेट इस ब्लॉक के अंदर चला गया, तो दोनों की फाइनल स्पीड सपोज v है, किसकी? बुलेट प्लस ब्लॉक, है ना। तो यहाँ पर m1 ये वाला हो गया 0.12 किलोग्राम, ये वाला 70, ये वाला m2 हमारे पास, और u2 और pi इज इक्वल टू pf। तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो इसका इनिशियल मोमेंटम होगा m1 u1 प्लस इसका होगा m2 u2 प्लस इसका होगा, अब ये दोनों एक ही ऑब्जेक्ट में है, तो ये दोनों का हम लोग देखेंगे m1 प्लस m2 इंटू v, है ना। समझाया क्या? देखिए इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का क्या होगा, इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम इज इक्वल टू वो वाला मोमेंटम। तो ये m1 जो है हमारे पास 0.012 है, और ये u1 हमारे पास 70, m2 हमारे पास 0.4 है, लेकिन u2 0 है, ये u2 0 है। तो क्या हम इसको 0 नहीं लिखेंगे, ये u2 0 है। अब ये वाला कितना हो गया हमारे पास, तो ये दोनों का एडिशन, तो ये दोनों का एडिशन हम लोग करेंगे, तो 0.412
इंटू वी कैन से वी। अब देखिए बेटा हमको कैलकुलेटर चाहिएगा, तो ये वाला आपके पास हो गया। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए ये वाला हो गया 0.012 इंटू 70 डिवाइडेड बाई 0.412 इज इक्वल टू वी हो गया। पक्का? बहुत सिंपल है। देखिए मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। ये देखिए इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होने लगा, फिर ये 0 रखा। अब ये दोनों का एडिशन कर दो। देखिए यहीं से करेंगे तो 0.412 इंटू वी, तो ये वाला हो गया हमारे पास फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम। अब फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम हो गया, तो इसको काइनेटिक एनर्जी कितनी मिलेगी, मतलब इसको कितनी काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज इक्वल टू 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। ये भी आपको ढूंढना है। मेरे पास अभी कोई कैलकुलेटर नहीं है, तो उस वजह से या तो फिर आप इसको ढूंढ लेना। तो मैं यहाँ पर इसको ब्लैंक रखता हूँ। ये वेलोसिटी आपके पास आ गई, ये आपको ढूंढना है। अब ये वाला हो गया इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी होगी, Ks इज इक्वल टू कैन से m1 प्लस m2, क्योंकि ये पूरी सिस्टम v वेलोसिटी से चल रही है। तो अगर ये पूरी सिस्टम v वेलोसिटी से चलेगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितना हो गया, ये वाला हमारे पास m1 मास है और ये ब्लॉक जो है हमारे पास m2 है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो 1/2 m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर। ये वाले आपको ढूंढ लेना है, ठीक है ना। अब कितनी हाइट पे जाएगा, तो ये वाली काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये पूरी काइनेटिक एनर्जी इसमें मैकेनिकल एनर्जी सॉरी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम में कन्वर्ट होती है, क्योंकि ये पूरी अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर इसको ऊपर की तरफ जाएगा। ये सिंपल पेंडुलम की तरह जो है वर्क करेगा कि यहाँ पर पूरी काइनेटिक एनर्जी पूरी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला आपके पास ये जो आया Ks, ये आपको रखना है इज इक्वल टू mgh, लेकिन हमारी सिस्टम का मास है ये दोनों का मास इंटू वी कैन से g इंटू h, यहाँ से आपको h मिल जाएगा। कितनी हाइट पे गया वो हमारे पास h हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला हमारे पास h हो गया। कैसे मिलेगा आपको h, तो ये वाला आपके पास होगा ये m1 प्लस m2 को इधर लेके जाएंगे, तो ये m1 प्लस m2 का हमारे पास आ जाएगा 0.412। इसको अगर आप इधर ले जाओगे डिनोमिनेटर, तो ये वाला आ गया m1 प्लस m2 और यहाँ पर 10, तो ये वाला h आपको मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, आपको h मिल जाएगा, मतलब हाइट आपको मिल जाएगी। लेकिन उन्होंने एक बात और कही है कि कितनी एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो बहुत सिंपल है, हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, ये वाली। पहले तो सिर्फ बुलेट ही हमारे पास, पहले तो सिर्फ बुलेट ही हमारे पास जो है जो था वो पूरा की पूरा मोशन में था। तो हीट एनर्जी हमारे पास कितनी हुई, हीट एनर्जी ये वाला कितना हो गया, तो हीट एनर्जी विल बी इक्वल टू हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की आई थी और हमको सिस्टम में मिली सिर्फ Ks, है ना। तो ये वाला हो जाएगा हीट एनर्जी विल बी इक्वल टू 1/2 m1 u1 स्क्वायर, है ना बेटा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितना थी, m1 u1 स्क्वायर माइनस हमारे पास 1/2 m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर। ये वाला आप कैलकुलेट करना, तो इतनी एनर्जी जो है हमको हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती हुई मिलेगी। क्या हो गया, मैं देखिए पहले स्टार्टिंग में जब मैंने कहा कि सिर्फ बुलेट ही हमारे पास मोशन में था, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अब यहाँ पर जो है उसकी फाइनल वेलोसिटी पूरी सिस्टम की हमारे पास ये मिल जाएगी। तो हमको सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कितनी मिलेगी, ये वाली मिलेगी। अब ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ये पूरी के पूरी क्या हो जाएगी, उसमें पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो हमको H मिलेगा। लेकिन उन्होंने एक H के साथ में एक और चीज़ भी पूछी है, वो ये है कि हीट एनर्जी हमको कितनी मिलेगी, तो Ki माइनस Ks। तो Ki माइनस Ks करोगे आप, तो ये वाला हमको पूरा 1/2 m1 u1 स्क्वायर माइनस 1/2 m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर। वी आपको यहाँ से लेना है, ये वाला, है ना। तो ये वाला हो गया। तो आप इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए और कैलकुलेशन कीजिए। ओहो, तो एडिशनल एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6.25 टू इंक्लाइन फ्रिक्शन बेस। देखिए क्वेश्चन को देखिए,
Two inclined frictionless tracks, one gradual and other steep, meet at point A, from where two stones are allowed to slide down from the rest. देखिए रेस्ट दिया हुआ है, फ्रिक्शनलेस दिया हुआ है. On one track, on each track, will the stone reach the bottom at the same time? पहला वाला क्वेश्चन है. Will they reach there with the same speed? Given theta 1 30 degree and theta 2 60 degree, h is equal to 10 meter, and what are the speeds and time taken by the two stones? तो चलिए अगर हम लोग इसको ऐसे देखें, यहाँ पर ये वाला अगर हम इसको ऐसे देखेंगे तो ये वाला हमारे पास थीटा 1 हो गया जो 30 का है, और ये थीटा 2 हो गया जो हमारे पास 60 का है. थीटा 1 is of 30 degree and theta 2 is of 60 degree. Now two stones are released, actually spherical stones. They must have mentioned that these two stones are spherical in shape. ये दोनों को रिलीज किया जाता है ना. तो क्या वो यहाँ से यहाँ पहुँचने में और यहाँ से यहाँ पहुँचने में सेम टाइम नहीं है? ऑब्वियसली हमको दिखाई दे रहा है नहीं. हाँ, अगर फ्री फॉल होता या प्रोजेक्टाइल मोशन होता तो फ्री फॉल होता तभी भी ये दोनों का मास अगर अलग अलग होता ना, तभी भी एक ही टाइम से एक ही साथ में ये पहुंचते. फ्री फॉल होता है. अब या तो फिर प्रोजेक्टाइल मोशन होता, तो प्रोजेक्टाइल मोशन होता तो ये यहाँ पर गिरता या दूसरा स्टोन इसको यहाँ पर फेंका जाता. दोनों जो जमीन पे टकराते हैं ना उसका टाइम सेम ही होता. अब आप बोलोगे इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा? नहीं लगेगा. कैलकुलेट करके देखना बेटा, नहीं लगेगा. इसको ही बोलेगा ये इसको तो इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो इसको तो कम टाइम नहीं लगेगा. अगेन आई रिपीट कि अगर प्रोजेक्टाइल मोशन में ये वाला यहाँ पर जमीन पर गिरता है और ये वाला यहाँ से जमीन पर गिरता है, तो ये वाला इतना जो मोशन ट्रैवल करता है बिकॉज ऑफ इट्स वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज मोर. ये vx2 जो है ना ये मोर है विथ vx1, तो ये वेलोसिटी इज रिस्पांसिबल फॉर दिस मच डिस्प्लेसमेंट. लेकिन जो वर्टिकल वेलोसिटी है ना वही रिस्पांसिबल होगी उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए. तो ये वाला मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर दूं कि अगर ये यहाँ से गिरता है और ये यहाँ से गिरता है तो दोनों को जमीन से टकराने में सेम टाइम लगेगा. अगर आपको यकीन नहीं आता तो पियर्सन जो बुक है ना उसके अंदर ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए, आप उसको ट्राई करके देखना, है ना. अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये बॉल को हम लोग यहाँ पर लेंगे, ए पॉइंट पर लेंगे, सपोज ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है ना. तो ये वाला अगर यहाँ से यहाँ लाया गया, ये वाला यहाँ से यहाँ लाया गया, तो दोनों पे वर्क डन कितना होगा? mgh जितना. h क्या है? ये हाइट नहीं होगा, ये हाइट भी नहीं. h हमारे पास ये हाइट ही होगी, याद रखना. कोई बोलेगा ये हाइट को हम लोग h1, ये हाइट को हम लोग, ये स्लैंट हाइट हम लोग नहीं लेते उस पर, याद रखना. ये जो हाइट हम लोग लेंगे ना, ये हाइट जो mgh में ये वाली हाइट ही होगी, यहाँ से यहाँ तक की हाइट ही हमको 10 मीटर दी होगी, ये याद रखना. तो दोनों जो है अगर यहाँ पर पहुँचेंगे तो हम लोग देखते हैं कि पहला वाला स्टोन या तो दूसरा वाला स्टोन, दोनों पे वर्क डन कितना किया गया, तो mgh जितना वर्क डन किया गया, दोनों पर इतना वर्क डन किया गया. और ये वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू दैट वर्क एनर्जी थ्योरम. सो 1/2 mv² इज इक्वल टू आपके पास mgh. देखिए पहले आपको क्वेश्चन में टाइम पूछा गया है, लेकिन टाइम हम लोग कभी भी नहीं कह पाएंगे. टाइम हम लोग कभी भी नहीं कह पाएंगे जब तक कि हमको यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी नहीं मिलेगी. ये दोनों की फाइनल वेलोसिटी से होगी. ये जितनी वेलोसिटी से आए, मतलब स्पीड, सॉरी वेलोसिटी तो दोनों की डायरेक्शन अलग है ना, तो दोनों की स्पीड सेम होगी, है ना. तो 1/2 mv² इज इक्वल टू mgh. सो ये v² इज इक्वल टू, वी कैन से 2gh, m कैंसिल हो गया, तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, है ना. तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 into 10 into वी कैन से 10. तो ये वाला हो जाएगा 10 इसका स्क्वायर रूट, और ये स्क्वायर रूट 2 मुझे मालूम है,
है ना 1.41, तो ये वाला हो जाएगा 1.4142। ओके, तो 1.414 इंटू 10, ये वेलोसिटी या तो स्पीड जितने नीचे से आएंगे ना ये 14.14 मीटर पर सेकंड होगा। मतलब ये वाला जो है ब्लॉक नंबर, ये वाला स्फीयर नंबर 1 वो भी उतनी ही स्पीड से नीचे आएगा, ये वाला 2 भी उतनी ही स्पीड से नीचे की तरफ आ जाएगा, दोनों जो है उतनी ही स्पीड से नीचे आएंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर ये वाला जो आएगा ना उसका टाइम ज्यादा होगा, ये वाला टाइम कम होगा। ये फ्री फॉल नहीं है, यहाँ की ये प्रोजेक्टाइल मोशन भी नहीं है, ये मोशन वाला प्लेन है विच इज फ्रिक्शनलेस। तो फ्रिक्शन के बारे में हमको कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है। अच्छा चलिए बताइए, यहाँ पर ये ब्लॉक आ गया, यहाँ पर ये आ गया, तो इसको कितना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में बताइए। ये वाला आपको लगेगा g, और इस डायरेक्शन में कितना लगेगा, ये वाला एंगल θ1 है तो इसको भी θ1 होना ही पड़ेगा, तो ये वाला लगेगा g cos θ1। लेकिन इस डायरेक्शन में कितना कितना एक्सेलरेशन लगेगा g sin θ1, ऐसा लगेगा ना बेटा। इस डायरेक्शन में इसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना लगेगा g sin θ1। ये वाला एंगल θ1 है तो ये वाला एंगल भी θ1 होगा, ये θ1 है तो इसके ये वाला g cos θ होगा और ये वाला कितना होगा g sin θ। अब हम लोग इसका टाइम सपोज t1 अज्यूम करते हैं, तो वी कैन से v1 is equal to u1 plus a1 into t1, ऐसे लिखेंगे ना बेटा, बहुत सिंपल है। यहाँ से यहाँ पर आएगा तो v1 जो है हमारे पास 14.14 है, u1 हमारे पास यहाँ से रिलीज किया जाता है, तो यहाँ से रिलीज किया जाता है तो u1 will be equal to we can say 0। अब ये a1 कितना होगा, तो a1 will be equal to g sin θ1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा t1। सो 14.14 डिवाइडेड बाय ये 14.14 will be equal to g की जगह पे अगर हम लोग 10 लिखेंगे और यहाँ पर θ1 की जगह पे अगर 30 लिखेंगे तो ये वाला हो जाएगा 10 into sin 30 कितना होता है sin 30 1/2, तो ये वाला दोनों का मल्टीप्लिकेशन 5 हो जाएगा, तो ये वाला कितना हो जाएगा 14.14 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू t1। तो t1 हमको कितना मिलेगा बताइए, तो ये वाला हमको मिलेगा 2.828 सेकंड, है ना। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमारे पास t1 इज इक्वल टू 2.828 सेकंड। चलिए अगर हम लोग दूसरी इसकी मोशन की बात करते हैं, आपको लिखना चाहिए हम, तो ये v2 इज इक्वल टू u2 प्लस a2 into t2, है ना। तो देख लो आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, और चलिए तो यहाँ पर ये आएगा ब्लॉक, ये कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 14.14 और ये u2 कितना है 0, a2 कितना मिलेगा बताइए आप यहाँ पर, तो इस डायरेक्शन में मिलेगा g sin θ, है ना। इस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो जाएगा g sin θ into t2, है ना। तो ये वाला हो जाएगा 14.14 इज इक्वल टू 10 और ये वाला हो जाएगा sin 60 into we can say t2। तो t2 कितना हो जाएगा, ये वाला हमारे पास हो जाएगा 14.14 और ये वाला 10 और ये √3/2 into we can say t2। तो t2 हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 5, तो t2 is equal to 14.14 divided by √3 into 5, है ना। तो t2 is equal to, ये दोनों का डिवीजन तो हमको मालूम है कितना हो गया 2.828, ये 5 से 2.828 डिवाइडेड बाय 1.733, ये आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये जितना आए इतना आपके पास इतना टाइम में ये नीचे आएगा। अब हमारे पास कोई और क्वेश्चन तो नहीं है ना, मैं देखने पर, हाँ बस हो गया, ये क्वेश्चन जो है हम लोगों ने कर दिया। तो देखिए हम लोगों ने क्या कर दिया यहाँ पर कि इसको नीचे लाने में जितनी स्पीड से वो नीचे आएगा उतनी स्पीड से वो भी नीचे आएगा, लेकिन इसको आने में टाइम ज़्यादा लगेगा, इसको आने में टाइम कम लगेगा, है ना। तो हम लोगों ने दोनों का टाइम भी ढूंढ दिया, ठीक है बेटा। तो आप एक काम कीजिए, इसको यहाँ पर वीडियो को पॉज कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके फिर इसकी नोट बनाइए। अब देखिए बेटा लास्ट क्वेश्चन, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है 6.26, बढ़िया क्वेश्चन। अब 1 किलोग्राम, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप देखना उसको जो है टेस्ट में आपको 100% चांसेस से ये पूछा जाएगा। ये 6.26, अब
हम लोग टेस्ट के लिए वैसे भी जो है तो सब आना चाहिए, कुछ भी पूछ ले। A 1 kilogram block is situated on a rough incline, is connected to a spring of spring constant 100 Newton per second as shown in the figure. The block released from the rest with the spring in the unstretched position. The block moves only 10 cm down the inclined plane before coming to rest. Find the coefficient of friction between the block and the incline. Assume that the spring has a negligible mass and pulley is frictionless. क्या बढ़िया क्वेश्चन बनाया। अब यहाँ पर इन लोगों ने ऐसे दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो है आपने एक स्प्रिंग को बांध दिया। अब ये स्प्रिंग के फोर्स को की डायरेक्शन, स्प्रिंग के जो फोर्स की डायरेक्शन बदलने के लिए आपने यहाँ पर पुली लगानी। आप बेटर होगा कि आप अपने टेक्स्ट बुक में से इस फिगर को देखिए और ये मास है आपके पास 1 किलोग्राम, मास है आपके पास 1 किलोग्राम का और ये एंगल आपको दिया हुआ है 37। दिस एंगल इज 37। ठीक है बेटा, ये एंगल आपको कितना दिया हुआ है 37 डिग्री। ओके, अब ये इसका अगर डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 10 सेंटीमीटर होता है और स्प्रिंग कांस्टेंट आपको 100 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है, देखिए यस इट इज 100 मीटर, कहाँ गया ये न्यूटन पर मीटर। ओके चलिए, अब यहाँ पर फ्रिक्शन, यहाँ पर फ्रिक्शन, तो यहाँ पर फोर्स कितना लगेगा, इस पे फोर्स कितना लगेगा, तो कोई बोलेगा अब देखिए यहाँ पर हमको एनालिसिस करने की जरूरत होगी। अब यहाँ पर जो फोर्स लगेगा ना, ये वाला फोर्स mg लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये वाला फोर्स mg लगेगा, लेकिन ये वाला एंगल देखिए ये z बन रहा है आपका, तो ये वाला भी एंगल आपके पास 37 होगा आपके पास। देखिए ये z बन रहा है, आपको समझा है, ये वाला आपके पास z बन रहा है, देखिए ये वाला 37 तो ये वाला भी 37 होगा, तो यहाँ पर फोर्स आपको कितना लगेगा mg cos 37। समझ में आया नहीं आया, मैं आपको वापस बता दूं। देखिए ये वाला एंगल हमारे पास, ये वाला एंगल अगर 37 और ये वाला अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक लगाओ मेरी गड़बड़ हो, तो ये वाला एंगल है तो ये वाला 37 बनेगा। आई एम सॉरी, तो ये वाला आपके पास बनेगा mg, मतलब अगर ये फोर्स mg है तो ये mg cos 37 बनेगा और ये mg sin 37 बनेगा। आई एम सॉरी, ये गड़बड़ कर दिया था, mg sin 37। यहाँ पर ये वाला जो फोर्स बनेगा, मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके बताऊँ, कोई बात नहीं। ये इसमें मेरी गड़बड़ थोड़ी ऐसी होगी कि मैंने उसको सही तरीके से, यहाँ पर ये वाली स्प्रिंग आपने ले ली, यहाँ पर आपके पास ये पुली है और यहाँ से आप फोर्स की डायरेक्शन को बदल रहे हो विद द हेल्प ऑफ द पुली। अब ये वाला एंगल 37, यहाँ पर ये mg फोर्स लगेगा या आपको एक्सेलरेशन लेना है तो g ले, तो ये वाला एंगल जो बनेगा, ये वाला एंगल ये भी 37 बनेगा, मतलब यहाँ पर फोर्स लगेगा mg cos 37 और यहाँ पर ये नॉर्मल रिएक्शन होगी, तो नॉर्मल रिएक्शन विल बी बैलेंसिंग दिस और इस डायरेक्शन में उसको फोर्स लगेगा, कौन सा लगेगा बेटा mg sin 37 है ना, mg sin 37, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और सही है, तो उसके ऊपर ये ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स कितना हो गया, सो नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक F net will be equal to this applied force FA minus FF, है ना, F applied minus FF, so F net is equal to FA, ये वाला कितना हो गया आपके पास mg sin 37 और FF कितना हो गया μs into n, ठीक है क्या, μs into n,
तो ये वाला एफ नेट कितना हो गया, तो एफ नेट विल बी इक्वल टू एम जी साइन 37। चलिए मैं आपको आगे बढ़ता हूँ। एम जी साइन 37 माइनस म्यू एस इंटू एन, एन कितना होगा, एम जी कॉस 37, वर्ग है एम जी कॉस 37। अब ये एफ नेट जो लग रहा है इस पे फोर्स, उसके बावजूद जो ये डिस्प्लेसमेंट 10 सेंटीमीटर का करता है, सो नाउ x इज इक्वल टू 0.1 मीटर। कहां से लाए, 10 सेंटीमीटर आपको दिया है, इसको मीटर में कन्वर्ट करो। सो w नेट, हमको नेट वर्क डन कितना मिला, सो f नेट मतलब नेट फोर्स जो लगा इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये फोर्स जो लगा दैट इज f नेट जो हमको लगा वो कितना है, तो अगर मैं इसको यहाँ से mg को कॉमन निकाल लूं तो ये वाला हो जाएगा साइन 37 ना, यस, माइनस म्यू एस कॉस 37 है ना, और यहाँ पर हमारे पास x आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, x। x की जगह पे आप कितना लिख दो, x की जगह पे आप लिख दो यहाँ पर 0.1। लेकिन ठहरिए मुझे एक बात याद रखनी है, अब ये 10 सेंटीमीटर जितना नीचे जाएगा ये ब्लॉक, तो इसमें डिफॉर्मेशन भी तो 10 सेंटीमीटर का होगा, मतलब ये ब्लॉक नीचे की तरफ जाए, ब्लॉक इज गोइंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब ये स्लोप के अलोंग जा रहा है, तो ये 10 सेंटीमीटर जितना डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें इतना डिफॉर्मेशन भी होगा 10 सेंटीमीटर का। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो कुछ भी वर्क यहाँ पर मिला, ये वर्क डन किसने किया, ग्रेविटेशनल फोर्स ने किया। किसने किया, ग्रेविटेशनल फोर्स ने किया, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ही उसको ये डायरेक्शन में खींच रहा है। अब वो वर्क डन जो हमको मिला वो कहां पर गया, तो ये स्प्रिंग के डिफॉर्मेशन में। अब स्प्रिंग के डिफॉर्मेशन में जो कुछ भी वर्क डन होगा दैट वर्क डन कैन बी गिवन बाय दिस फार्मूला 1/2 kx। याद है, अगर स्प्रिंग डिफॉर्मेशन हुई, स्प्रिंग का डिफॉर्मेशन x जितना हो गया, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हो जाएगी, 1/2 kx²। तो अब देखिए यहाँ पर n तो 1 ही है, g tan होगा sin 37। अभी मैं आपको बता रहा हूँ म्यू एस cos 37, ये भी हम लोग अभी ढूंढ लेंगे। और ये वाला हो गया आपके पास x, तो 1 x भी गेट कैंसिल, तो ये वाला 1/2 k into x है ना, k into x ये भी मिल जाएगा, k 100 है 0.1 है। अब n की जगह पे 1, g की जगह पे अगर आप 10 लिखोगे, अब हमारे पास क्या है, देखिए ये एक x और ये एक x कैंसिल हो गया। अब देखिए मैं आपको याद दिला रहा हूँ 3, 4 और 5 याद आया कुछ, है ना। तो ये वाला एंगल हो जाएगा 37, ये 90 होगा, ये वाला 37 और ये वाला आपके पास 53 हो जाएगा, है ना। तो cos 37 इज इक्वल टू 4/5। cos 37 कितना होगा, 4/5। ये वाला हो जाएगा 0.8, याद करना 0.8। और sin 37 कितना हो जाएगा, तो sin 37 3/5, तो 3/5 कितना हो गया, तो 3/5 आपके पास हो गया 0.6। तो sin 37 को हम लोग 0.6 रखेंगे और cos 37 को हम लोग 0.8 रखेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग जो है इसको लिख देते हैं। तो ये वाला cos sin 37, ये वाला हो गया आपके पास 0.6 और ये वाला हो गया म्यू एस इंटू 0.8, कितना हो गया 0.8 वन रखेंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखिए 1/2, ये वाला 100 और ये वाला x, x की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 0.1 इंटू वी कैन से 10, है ना। और ये वाला कितना हो गया हमारे पास 0.6 माइनस म्यू एस माइनस 0.8 म्यू एस माइनस 0.8 म्यू एस। अब ये एक जीरो कैंसिल हो गया दोनों साइड से, और ये एक जीरो और कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रहेगा सिर्फ 1/2। ये 10 है, ये 10 है ना, और ये 1/10 हुआ, ये वाला 0.1, तो ये वाला 1/2 ही रहा ना। तो ये वाला कितना हो जाएगा हमारे पास 0.6 माइनस 0.8 म्यू एस। अब ये 1/2 कितना हो गया 0.5 इज इक्वल टू 0.6 माइनस 0.8 म्यू एस। इसको आप इधर लेके जाओ, तो ये वाला कितना हो गया 0.8 म्यू एस इज इक्वल टू 0.1। सो आपके पास म्यू एस कितना हो गया 0.1 डिवाइडेड बाय 0.8, तो ये वाला म्यू एस कितना आ गया आपके पास 1/8। तो 1/8 अगर आप करोगे तो 0.125 आपके पास आ जाएगा, है ना। तो म्यू एस विल बी इक्वल टू वी कैन से 0.125, ये आपका आंसर आ गया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, शायद मुझे पता नहीं आपको दिखेगा नहीं दिखेगा।
तो म्यूएस इज इक्वल टू 0.125, 1/10 का क्या मतलब हुआ 125। कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए नेट फोर्स उस पर कितना लग रहा था, यहाँ पर mg sin 30 और ये वाला आपको mg cos 30। अब ये फोर्स से वो ये डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन अगर ये डायरेक्शन में जाएगा तो उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन भी लगेगा। अब फ्रिक्शन लगेगा तो नेट फोर्स हमको कितना मिलेगा, ये फोर्स जो अप्लाइड होता है माइनस फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन के साथ अगर आप देखोगे तो W net will be equal to F net into x, so W is equal to mg sin 30 minus μs cos 30 into x, so 1/2 ax square, x कैंसिल हो गया, तो अगर हमारे पास x कैंसिल हो जाए तो ये वाला हमारे पास आ जाएगा 1/2 is equal to 0.6 minus 0.8 μs, बस सिंप्लीफिकेशन ले तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, इतनी नोट बनाइए और बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, इसको नोट बनाइए।